हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुबह बता दिया था। 1296 से लेकर 1310 का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बारे में सुबह मैंने आपको ये बताया था कि उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत अभियान के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ बताया है। ठीक है, और ये रहेगा हमारा आज का पार्ट 2, जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। और ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, और इसकी जो प्लेलिस्ट है बिल्कुल अलग से बनी हुई है, तो डोंट बी कंफ्यूज। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, और अगर आप आज इस चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि पहले की वीडियो देख लीजिए, तभी आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। राजतत्व जो है सिद्धांत, इसके बारे में देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी राजतत्व सिद्धांत के बारे में कैसा था, वो कैसे अपने राज्य को चलाता था। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है ये कैसा था? ये निरकुंशवादी था, ये महत्वाकांक्षी था। निरकुंशवादी का मतलब क्या है कि ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या स्टेटमेंट रही है। वो ये बोलता था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, और इसने बहुत विश्व विजय अभियान किए हैं। आपको मैंने पार्ट 1 में जो है बता दिया है इसके बारे में। और इसने जो है कुतुब मीनार से भी अपनी ऊंची मीनार बनाई है। ठीक है, और धर्म और ये राजनीति, इसको इसने ना धर्म और राजनीति इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों को अलग अलग करके चला है। इन दोनों को इसने साथ साथ नहीं लिया है, धर्म और राजनीति को। ठीक है, और नासिर उल मामनीन को इसने खलीफा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। साम्राज्यवाद का इसने बहुत ज़्यादा विस्तार किया है, बिल्कुल किया है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि ये अनोखा साम्राज्यवादी था, जिसने उत्तर और दक्षिण दोनों में अभियान किए हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। विश्व विजय इसने प्राप्त की है, और इसकी जो उपाधि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर ए सानी जो है, किसकी उपाधि है? ये है अलाउद्दीन खिलजी की। इसके पास विशाल सेना भी थी, और इसके जो सेनापति थे वो भी बिल्कुल क्या थे? योग्य थे। ठीक है, और इसने अपने टाइम में बहुत सैन्य सुधार भी किए हैं, राजस्व सुधार भी किए हैं। इसने बाजार व्यवस्था जो है लागू की। आप अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, गुलाम वंश जो है हमने कंप्लीट करा, और अब हम खिलजी वंश को कर रहे हैं। तो क्या आपने अभी तक ये चीज़ पढ़ी है क्या कि कहीं पर किसी ने सैन्य सुधार किए हैं, किसी ने राजस्व सुधार किए हैं? ये पहला व्यक्ति था खिलजी वंश का जिसने इस चीज़ की ओर ध्यान दिया। जो जलाउद्दीन खिलजी था वो बूढ़ा था, वो 70 वर्ष का था। वो क्या क्या कर लेता, ये थोड़ा यंग था, तो इसने इन चीज़ों की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, इसने सैन्य सुधार किस तरह के किए हैं वो देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना। ठीक है, आप इसको एज ए कहानी पढ़ो, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, तो ये चीज़ें ना आपको मैं ये कहती हूँ कि अगर आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो आपको इसी वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो, वेल एंड गुड है, नहीं तो आपके पास अपनी बुक है। तो सैन्य सुधार इसने किए हैं। इसकी कैसे इसने सैन्य सुधार किए? तो सबसे पहले इसने स्थायी सेना शुरू की है। ठीक है, स्थायी सेना इसने शुरू की है। किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी ने की है। उनको वो खाने पीने की चीज़ें भी देता था, उनको शिक्षा भी देता था, उनको प्रशिक्षण भी देता था, हथियार भी देता था। ये जितनी भी चीज़ें जो है सेना को दी जाती थी वो सारी राज्य और केंद्र की तरफ से जो है सैनिकों को दी जाने लगी। जब ये सारी चीज़ें जो हैं सैनिकों को मिलती जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सैन्य सुधार तो होंगे ही। तो इसकी तरफ किसने सबसे पहले ध्यान दिया है? अलाउद्दीन खिलजी ने ध्यान दी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबके लिए है कि घोड़ों की उच्च नस्ल पर भी इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अब सैनिक किस पे चढ़ेंगे? घोड़े पे ही चढ़ेंगे ना, तो उसकी नस्ल पे भी इसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं। कीमत क्या लगाई है भाई? कीमत लगाई है इसने वेरी इंपॉर्टेंट 100 या 120 टंक का। ठीक है, तो आपको याद रखना है 100 या 120 टंक का। 22 या 25 टंक का जो होता है
22 या 25 टंका, जैसे हमारे रुपीज़ हैं उस समय टंका होता था, इस तरह आप याद करना। ठीक है, तो 22 टंका या 25 टंका जो होता था उस समय नॉर्मल होता था। लेकिन जो ये अपने घोड़े की कीमत लगाता था वो लगाता था 100 टंका या 120 टंका। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक सैनिक या एक अस्पा या घोड़े के लिए ये 234 जो है टंका ये वार्षिक देता था, और 2 अस्पे के लिए क्या देता था 234। ठीक है, और प्लस में 78 टंका ये एक्स्ट्रा भी देता था। ठीक है, ये घोड़े को कहा है। एक सैनिक, जैसे एक सैनिक है और उसके पास एक घोड़ा है, तो इस तरह इसने ये हिसाब किताब लगा रखा था। इसी ने ही क्या शुरू कर रखा था, हुलिया प्रथा को शुरू कर रखा था। हुलिया प्रथा कैसी है भाई, आधार कार्ड, जैसे आज के टाइम में हमारा आधार कार्ड है ना, तो ये चीज़ सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में आई थी ना, कि मोदी जी के बारे में आई थी। मोदी जी को नहीं था, मोदी जी ने भी अलाउद्दीन खिलजी को ही देखा है भाई। जैसे आज हमारा आधार कार्ड पे हमारा नाम होता है, हमारी फ़ोटो होती है, तो उस समय हुलिया प्रथा थी घोड़ों के लिए। अब घोड़ों के लिए इसने क्या शुरू कर रखी थी, घोड़ों के लिए इसने दाग प्रथा शुरू कर रखी थी। मतलब मान लो कि एक जैसे होल लगा दिया या कोई ऐसे साइन लगा दिया कि इतने सारे घोड़े होते थे, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये घोड़ा हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह उसने इस लोगों को, ये जो है आपके घोड़े हैं, घोड़ों को इसने दागना शुरू कर दिया कि ये हमारा घोड़ा है। ठीक है, तो बंदों के लिए तो इसने शुरू कर दिया आधार कार्ड, हुलिया प्रथा, और घोड़ों के लिए क्या शुरू कर दिया इसने, दाग प्रथा। ध्यान रखना, इसने सबसे पहले जो है नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। किसको, सैनिकों को नगद वेतन शुरू कर दिया था। हुलिया प्रथा और घोड़ों के लिए दाग प्रथा, इनको जो मान लेता था उनको मूर्तत्व कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इन चीज़ों दोनों को ही, चाहे हुलिया प्रथा है चाहे दाग प्रथा है, इनको जो मान लेता था उसे क्या कहा जाता था, उसे मूर्तत्व कहा जाता था। कोई ऐसे भी तो हर कोई आपकी चीज़ थोड़े कोई मानेगा उस समय, तो जो मान लेता था उनके लिए एक जैसे प्रॉपर आपको वर्ड दे दिया, मूर्तत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व विभाग के बारे में पढ़ते हैं कि अपना ये राजस्व विभाग किस तरह चलाता था। ठीक है, तो इसमें है दीवान ए मुस्तबाराज, ये इसको कहा जाता था, और जो इसका प्रधान होता था वो होता था सर्वकायनी। ठीक है, क्या नाम है, सर्वकायनी या सर्वकायनी कह लीजिए। इसका जो संबंध होता था वो राजस्व विभाग से होता था। इसमें इसने सबसे पहले क्या काम करवाया है, इसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई है, और जो इसकी इकाई थी वो थी 20वां। क्या थी, ये किस इकाई का यूज़ करता था, 20वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 20वां का क्या अर्थ होता है, जो बीघा था, बीघा का 20वां हिस्सा, तभी इसको क्या कहा गया है, 20वां। ठीक है, याद हो गया होगा। इसने एक माप की पद्धति भी चलाई थी जिसको कहा जाता है मसाहत। म से माप, म से मसाहत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। माप की पद्धति क्या थी, मसाहत थी। वास्तविक आय के आधार पर ही ये कर का निर्धारण इसमें होता था। ये ऐसे ही नहीं लेता था, जो टैक्स लेता था वो वास्तविक आय के आधार पर ये लेता था। और जो जैसे मान लो जो दोआब क्षेत्र होते थे, जिस दोआब क्षेत्र कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें भूमि ना उपजाऊ होती थी, जो आपके दोआब क्षेत्र होते थे, और प्लस में जो दिल्ली के आसपास की जो जगह होती थी वहाँ पर ये 50% टैक्स लेता था, 50% ये कर लेता था, और जो कर लेता था वो अनाज के रूप में भी ले लेते थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सारी ध्यान रखनी है कि कौन सा कर कहाँ किस हिसाब से ये लेता था। इसने क्या किया था, जो बीच के जो बिचौलिए होते थे ना, जो मध्यस्थ होते थे, उसने इसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था, और उसकी जगह जो है नए अधिकारी इसने घोषित कर दिए थे। ठीक है, कैसे किए थे, जो बीच के बिचौलिए होते थे उनको ये करता था, जो मध्यस्थ होते थे उसने बिल्कुल ही इसमें इसको समाप्त कर दिया था। जो बिचौली होते तो जो बीच का खा पी जाते थे, जैसे आज भी ये चीज़ होती है ना, तो बिचौली जो बीच में होते थे उनको इसने बिल्कुल समाप्त कर दिया था, और नए अधिकारी इसने घोषित कर दिए थे। देखते कैसे, देखो जैसे मान लो कि केंद्र है, ये एक पारी है भाई, एक आपको ये याद रखना है, केंद्र के बाद इक्तेदार आता है, इक्तेदार के बाद आपका मध्यस्थ होता है। ठीक है, मध्यस्थ कौन कौन से होते थे भाई, जो खुद हो गए, मुकद्दम हो गया, देश पांडे हो गए, चौधरी हो गए, तो चौधरी तो भाई मध्यस्थ रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद लास्ट में आपका किसान होता था। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले केंद्र सरकार आएगी, फिर आपका इक्तेदार होता था, फिर ये आपके मध्यस्थ होते थे, फिर ये आपके किसान होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको जो है मध्यस्थ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, इनको समाप्त कर दिया।
ये क्या चाहते थे कि जो टैक्स हम ले रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे जो है केंद्र सरकार के पास जाए, जो इनकी बनी हुई थी। टैक्स कौन कौन से थे, दो आपको जो है याद रखने हैं जो केंद्र से रिलेटेड है। एक तो है आपका किस्मत, एक खोती, खोती किस्मत है भाई मेरी, ठीक है। तो ये था 2.5% जो है किस्मत इसकी खोती थी, और हकूक एक होती, ठीक है। खोती खोती से याद कर लेना, ये जाता था केंद्र के पास, जो जाता था 1/10, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कितना जो है कहाँ पर जाता था। इसके बाद जो इसने नए अधिकारी इसने जो घोषित किए थे वो थे ये 4 अधिकारी। ये सारे आपके टैक्स के अधिकारी थे, ये आपको याद रखने हैं। पहला जो अधिकारी था वो था आमील, क्या नाम था उसका, आमील। दूसरे का क्या नाम है भाई, गुमाशिता, क्या नाम है, गुमाशिता। तीसरा है मुहासिल, तीसरा कौन सा अधिकारी है, मुहासिल। चौथा है आपका नवसिंदा। ये आपको नाम याद रखने हैं अधिकारियों के, आमील, गुमाशिता, मुहासिल, नवसिंदा। ये आपके कौन से थे, ये आपके कर अधिकारी हैं जो सीधे ही किसानों से केंद्र तक ये जो है टैक्स को पहुंचाते थे, ठीक है। तो बीच में जो ये इक्तेदार और आपके जो मध्यस्थ थे ना, ये मैंने बॉक्स बना रखा है, इनको बिल्कुल कट कर दिया। पहले जो टैक्स था वो पहले इनके पास जाता था, किसान इनको टैक्स देते थे, फिर ये इक्तेदार के पास जाता था, फिर ये केंद्र सरकार के पास जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इनको तो बिल्कुल ही बीच में इनको बिल्कुल काटा मार दिया कि भाई तुम यहाँ से निकलो, और इसकी जगह डायरेक्ट अब किसान जो है केंद्र को जो है टैक्स दे सकते थे। लेकिन जो ये बीच में जो मध्यस्थ थे इनकी जगह इन्होंने 4 अधिकारियों को जो है घोषित कर दिया, और 2 तरह के इन्होंने टैक्स लगाए। एक तो है आपका किस्मत एक होती, एक है आपका हकूक एक होती। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। दान, उपहार, पेंशन, ये सब चीज़ें जो है वापस इसने ले ली। अब इसके बाद इसने और कौन सा जो है बढ़िया काम किया है, वो ये किया है, एक होता था मिल्क, वो पीने वाला मिल्क नहीं है, मिल्क जो है कर है, ये राज्य द्वारा इस प्राप्त भूमि को कहते हैं। जो राज्य द्वारा प्राप्त भूमि होती थी उसको मिल्क कहा जाता था। वक्फ, वक्फ, ठीक है, ये धार्मिक सेवा के लिए भूमि होती थी। एक होती थी इजरात, क्या होती थी, इजरात, तो ये किसके लिए होती थी, ये पेंशन के रूप में भूमि होती थी। इन सभी को, ये जो आपका मिल्क है, वक्फ है, इजरात है, इन सभी को वापस ले लिया गया। जो ये तीनों तरह की भूमि थी, चाहे मिल्क है, चाहे वक्फ है, चाहे इजरात है, इन तीनों तरह की भूमि को वापस ले लिया गया और इन सबको खालसा भूमि में बदल दिया गया। अब खालसा भूमि कौन सी होती है बच्चों, वो होती है आपकी सरकारी भूमि, ठीक है। और इन पर ये जो है डायरेक्ट क्या करते थे, ये केंद्र के पास जाता था। जो भी कर लगेगा इन पर, जो भी कर लगेगा वो डायरेक्ट जो जाता था केंद्र के पास जाता था। एक इसने ये बढ़िया काम लगा दिया, कर दिया ना इसमें बढ़िया काम। और इसमें जो कर लगाए हैं वो भी तुम्हें याद रखने हैं। जो टैक्स लगाए हैं, एक तो लगाया है इसने गृह कर, ठीक है, ये खालसा भूमि पर लगाया है, और एक लगाया है चरी कर, तुम्हें समझ आ गया होगा। और जो व्यापारी वहां पर काम करते थे उन पर इसने टैक्स लगाया है बिक्री कर, ठीक है। ये टैक्स कौन सा लगाया है इसने, बिक्री कर लगाया है व्यापारियों पे, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। देखो बिल्कुल मैं कहूँ बुक से पढ़ोगे तो थोड़ा सा जो लगता है टफ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको जो है अच्छे से समझा दी कि कैसे टैक्स वसूलता था, ठीक है। अब हिंदुओं पर ये टैक्स वसूलता था 10%, कितना वसूलता था भाई, 10% ये कर लेता था। और मुसलमानों से ये 5% जो है टैक्स लेता था। और हिंदुओं पर ये डबल कर इसने लगाया था ताकि इनका व्यापार बिल्कुल ठप हो जाए। तो आप देख सकते हो कि डबल कर यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की बाजार व्यवस्था कैसी थी। तो देखो जो बाजार व्यवस्था है, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत को क्या कहा जाता है, वाणिज्य विभाग कहा जाता है, ठीक है। दीवान ए रियासत को क्या कहा जाता है, जो विभाग का नाम है जो है वाणिज्य, उसको क्या कहा जाता है उस समय, दीवान ए रियासत कहा जाता है। और इसके प्रधान को क्या कहा जाता है, सदर ए रियासत, क्या कहा जाता है, सदर ए रियासत। अब इसमें एक अध्यक्ष भी होता था बच्चों, अध्यक्ष का नाम तुम्हें याद रखना है, और अध्यक्ष का नाम है मलिक काबुल, नाम ध्यान रखना है, मलिक काबुल। इसमें जो है इसने 3 प्रकार के जो हैं लगा रखे थे भाई, 3 प्रकार के इसके थे बाजार। सबसे पहले था इसका खाद्यान्न, खाने पीने में। दूसरा था इसका कीमती वस्तुओं में, घोड़े में भी था, गुलाम में भी था, पशु में भी था, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग इसने ना बाजार लगा रखे थे। खाने पीने के लिए जो लगा रखे थे उसको ये इसने एक 3 विभाग भी बना रखे थे,
ठीक है, 3 विभाग तुमने याद रखने हैं। पहला है आपका गल्ला ए मंडी, दूसरा है आपका सराय ए अदल, और एक होता था दास दासी जो मवेशी होते थे उनके लिए तीसरा विभाग था। गल्ला ए मंडी में क्या मिलता था भाई, यहाँ पर अनाज मिलता था। अब याद तुम कैसे करोगे कि मंडी में क्या मिलता है, अनाज। गल्ला गल्ला होता है ना जिसमें हम पैसे रखते हैं, गल्ला बोलते हैं। गल्ला ए मंडी, अनाज यहाँ पे मिलता था। सराय ए अदल में क्या मिलता था, कपड़ा मिलता था, घी मिलता था, तेल मिलता था, घी चीनी मसाला, यहाँ पर ये सब सब चीज़ें मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे तीसरे विभाग में दास दासी और मवेशियों का यहाँ पर था। मेन काम इन दोनों का था। ठीक है, जो यहाँ पर प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था, वो उसको कहा जाता था शहना ए मंडी। गला ए मंडी के प्रधान को क्या कहा जाता था, शहना ए मंडी। और जो प्रधान यहाँ पे था वो था मलिक काबुल जो कि अध्यक्ष था। और यहाँ पर जो सराय ए अदल है जिसमें आपका कपड़ा, घी, तेल, घी, चीनी मसाला ये सब चीज़ें हैं, इसके प्रधान को कहा जाता, इसका प्रधान कौन सा था, परवाना नवीश। क्या कहा जाता था, परवाना नवीश इसके प्रधान का नाम था, याद रख लेना, परवाना नवीश। और इसके जो है प्रधान का क्या नाम था, मलिक काबुल। और इसको क्या कहा जाता है, गल्ला ए मंडी, और इसको कहा जाता है सराय ए अदल। कुछ अन्य जो आपके अधिकारी हैं वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक होता था बरीद, बरीद को कहा जाता था गुप्तचर। क्या कहा जाता था, गुप्तचर। और एक होता था मुनहियान। क्या नाम है मुनहियान। मुनहियान कौन होता था, ये होता था आपका व्यक्तिगत गुप्तचर होता था। और एक आपका होता था मुहतसिब। मुहतसिब, ये मुहतसिब कौन होता था, ये माप तोल का अधिकारी होता था और ये बाजार में नियम भी बनाता था। मुनहियान का नाम याद रखना है। मुनहियान ये आपका व्यक्तिगत गुप्तचर होता था और मुहतसिब जो होता था मापतोल अधिकारी होता था, बाजार में ये नियम करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शहना ए मंडी है जिसका प्रधान था हमारा मलिक काबुल और जो कि अध्यक्ष भी था, ये इसके काम क्या क्या होते थे, ये रजिस्टर तैयार करना, व्यापारियों का पंजीकरण करना, कीमत निर्धारण करना। अब कीमत कैसे ये निर्धारित करते थे, किस्म के आधार पर करते थे। दुकानों पर जो नियंत्रण रखते थे उसको दंड भी दिया जाता था। ठीक है ना। सराय ए अदल, सराय ए अदल ये दंड देता था और एक न्याय व्यवस्थित भी है। तो सराय ए अदल, तुम ये नाम ध्यान रखना, सराय ए अदल क्या था, ये क्या देता था, ये दंड देता था। चीज़ों को ध्यान से समझना। ठीक है, और सराय ए अदल है क्या, ये सराय ए अदल है न्याय का स्थान। ठीक है, और अगली बात है दिल्ली के बदायूं द्वार के पास एक बाजार था जो जिसका नाम है कुश्क ए बाग। क्या नाम है, कुश्क ए बाग में बाजार लगता था। और जो इसका अधिकारी होता था वो कौन होता था, वो होता था परवाना नवीस। ध्यान आ गया, अभी हमने ये नाम पढ़ा है, परवाना नवीस। ठीक है, यहाँ का ये अधिकारी होता था कुश्क ए बाग में जो बाजार लगता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था, किरपास होता था जिसमें आपको सूती कपड़ा मिलता था। खुजबा ए दिल्ली, दिल्ली का रेशमी कपड़ा आपको यहाँ मिलता था। यहाँ पर आपको सब्सिडी भी दी जाती थी। दास दासी मवेशी दलालों का इसने विनाश कर दिया। ठीक है, और अब बात करेंगे हम शहना ए मंडी जिसका अध्यक्ष कौन है, मलिक काबुल। शहना ए मंडी, इसमें ना 8 रूल थे, 8 रूल्स जो आपको मानने ही पड़ेंगे। ये अधिनियम द्वारा बताए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। सभी वस्तुओं का यहाँ पर मूल्य निर्धारण हुआ था। जो भी जितने भी वहाँ पर वस्तुएं थे उनका जो है बिल्कुल आपको प्राइस उसका फिक्स किया गया था। और जो ये निर्धारण करता था वो करता था सुल्तान, और वो उसको लागू भी करता था। मलिक काबुल की इसमें नियुक्ति हुई है। सरकारी गोदान जो है अनाज का बिल्कुल इसमें भंडारण होना चाहिए। और जो भी चीज़ें वहाँ पर उस समय हो रही है तो सुल्तान को प्रतिदिन उसकी सूचना आपको देनी ही देनी है। ठीक है, और जो व्यापारी थे, जितने भी व्यापारी थे वो सारे के सारे मलिक काबुल के अधीन थे क्योंकि ये अध्यक्ष भी था और प्रधान भी था। मुनाफाखोरी पर बिल्कुल हद से ज़्यादा नियंत्रण था। दोआब क्षेत्र के जो अधिकारी थे उनका लिखित परिणाम होता था, प्रमाण होता था। जितने भी अधिकारी आपके दोआब क्षेत्र पर होते थे, जो भूमि उपजाऊ होती थे या जो भी था, उन सभी के प्रमाण होता था। सामाजिक वितरण किया जाता था अकाल के समय। अगर मान लो राज्य में अकाल पड़ गया है तो उस समय हमें सामाजिक वितरण भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक सराय ए अदल, अभी तुमने ये नाम सुना है। एक ये न्याय की जगह थी, यानी कि उस समय मार्केट भी थी और न्याय स्थान भी था, ये तुमने याद रखना है। बाजार स्थापना भी की, कीमत का निर्धारण भी किया। जो दीवान रियासत जो थी, जो अध्यक्ष था, मतलब जो विभाग था, उसमें पंजीकरण भी होना चाहिए। परवाना नवीस की नियुक्ति भी हुई है। और जो मुल्तानी जो व्यापारी थे उनको 20 लाख टंका की जो है अग्रिम धनराशि भी दी गई है।
पॉइंट्स में लिखा हुआ है, चीज़ें जो हैं आपको आसान लगे। बर्नी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अनाज मंडी की कीमतों का जो स्थायित्व है इस युग का आश्चर्य था। बिल्कुल था। और अब आप ये चीज़ देख सकते हो कि कितनी आसानी से अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया। हमें तो पढ़ने में आसान लग रहा है ना कि कितनी आसानी से इसने सारा काम कर लिया, लेकिन इतना आसान था नहीं, क्योंकि एक नई चीज़ शुरू हो रही थी और इससे पहले इतिहास में ये चीज़ हुई नहीं है। सबसे पहले ये सारा काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, जिसे हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। और बर्नी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भी इसने किया, बिल्कुल आप पढ़ रहे हो तो आश्चर्य की बात है। अब आपको मैं बताती हूँ, कुछ विभाग हैं और उनके अधिकारी हैं, ये तुम्हें याद होना चाहिए। एक है दीवान ए रियासत, जो कि जो बाजार होता था इसको नियंत्रण रखता था, ये नियंत्रण था। एक था ये शहना ए मंडी, ये बाजार का अधीक्षक होता था, ये तुम्हें पता लग गया है। एक है सराय ए अदल, तुमने अभी अभी पढ़ा है, ये न्याय का अधिकारी होता था या न्याय का स्थान होता था, और ये मार्केट भी था, ये अधिकारी। और आपका है बरीद ए मंडी, इसको कहा जाता था बाजार निरीक्षक, ये ना ऑब्जर्वेशन करता था बाजारों की, इसको क्या कहा जाता है, एक इसका ये आपके विभाग है बरीद ए मंडी, ठीक है, ये विभाग है और इसका एक अधिकारी है जो है बाजार निरीक्षक जो है उसको कहा जाता था। सराय अदल क्या है, ये एक विभाग है, न्याय का स्थान है, ठीक है। और इसके जो अधिकारी को क्या, इसका अधिकारी को क्या कहते हैं भाई, इसको हम न्याय का अधिकारी कहते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे स्थापत्य में भी इसका जो है हाथ रहा है। सबसे पहले जो है इसने 1303 दिल्ली में इसने 1000 खंभों का त्रिमंजिला महल बनवाया है भाई, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखना है, 1000 खंभों का इसने बनवाया है। इसने सिरी दुर्ग बनवाया है, सिरी फोर्ट इसने बनवाया है। और ये काम इसने किया है भाई 1304 में। 1304 का जो कनेक्शन है किससे है, सिरी से है, क्योंकि 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी को अपनी राजधानी बना लिया था। और बर्नी ने इसे नया या नवा नगर बोला था। किसको बोला था, सिरी को बोला था। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। इसने कुतुब मीनार के नज़दीक जो है अलाई दरवाज़ा बनवाया, और मार्शल ने इसे सल्तनत स्थापत्य का अनूठा नग कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, किसने सल्तनत स्थापत्य का अनूठा नग कहा है, मार्शल ने कहा है। एक इसने जो है मस्जिद भी बनवाई है, जमाल जो है एक खान जो है इसकी इसने मस्जिद का निर्माण भी करवाया है। और यहीं पर जो है आपके निज़ामुद्दीन औलिया, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इसकी यहाँ पर दरगाह भी है, ठीक है। इसने हौज खास या हौज ए खास भी बनवाया है। इसने अलाई ए हौज भी बनवाया है। इसने, इसका मतलब है कि इसने पानी के हौज बनवाए हैं, ठीक है। और विद्या और अगर कला की बात करें तो इसने विद्वानों को संरक्षण भी यहाँ पर दिया है। इतिहासकार जो कुछ दो थे जो इसने अपने दरबार में जो है संरक्षण दिया है, एक तो है अरसलान कुबाही को, एक दिया है कबरुद्दीन को। जैन आचार्य की अगर बात करें तो इसने महासेन शस्त्रास्त्र किया है, रामचंद्र सूरी को दिया है, पूर्ण चंद्र को दिया है, इसने अपना संरक्षण दिया है, ठीक है। और एक बंदा है भाई उलेमा अला मुल्क, क्या नाम है, उलेमा अला मुल्क। ये कौन है उलेमा अला मुल्क, ये दिल्ली का कोतवाल था, जो बर्नी इतिहासकार है ना उसका ये चाचा था, उलेमा अला मुल्क। इसको भी क्या दिया है, इसको भी इसने संरक्षण दिया है भाई। किसकी बात कर रहे हैं हम, अलाउद्दीन खिलजी की। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर दो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ आप सब लाइक कर दो, ठीक है। इसके जो है साहित्यकार की बात करें तो ये 46 जो है 46 साहित्यकारों से भाई ये मिला है, जिसमें जो मेन है, एक तो अमीर खुसरो जी, इसके साथ गए थे ना रणथंभौर के अभियान में, मैंने आपको सुबह पढ़ाया है। और ये दूसरा था अमीर हसन देहलवी। जो ये अमीर हसन देहलवी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भारत का सादी भी कहते हैं। अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका जन्म कहाँ हुआ है, इसका जन्म हुआ था 1253 AD में। कहाँ हुआ था, कासगंज जिले में हुआ था, पटियाली ग्राम में, यूपी में जो है इसका जन्म हुआ था। उपाधि जो है अमीर खुसरो को कौन सी दी जाती है, तोता ए हिंद की, तुर्क अल्लाह की, निजामुद्दीन औलिया का इसको शिष्य भी कहा जाता है। और इसको उर्दू खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, और इसको सितार का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। भारत की वीणा प्लस में जो आपका ईरान का तंबूरा, ये सितार, ये सब ये इसने भारत की वीणा को मिलाया, ईरान का तंबूरा
मिलाया और बनाया सितार, तो ये खोज की है अमीर खुसरो ने। इसकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी बुक का नाम है, एक तो है तुगलकनामा, एक है किरान उस्सादैन, एक है नूहे सिपिहर, एक है बजाइन उल फुतू, एक है मिफ्ताह उल फुतू, एक है आशिक आशिक आशिकी मारता है, एजाद खुश्की। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसकी बुक्स के बारे में। और कुछ और भी विभाग हैं जैसे कि दीवाने इंशा। दीवाने इंशा का मतलब क्या है, इस विभाग का काम क्या होता था? दीवाने इंशा का इसका काम होता था भाई जो शाही आदेश हैं उनका हमें पालन करना है। एक विभाग और होता दीवाने अर्ज। अर्ज किया है सैन्यों ने तो सैन्य मंत्री जो है इसका काम होता था। एक होता था दीवाने वजारत। वजारत का काम क्या है भाई, एक वजीर है या मुख्यमंत्री का ये काम करेगा, ये उसका विभाग था। जो इसका विभाग का क्या नाम है, जो वजीर और मुख्यमंत्री हैं उनके विभाग का क्या नाम था, दीवाने वजारत। जो सैन्य मंत्री था उनके विभाग का क्या नाम है, दीवाने आरिज। शाही आदेश का जो पालन करते थे उनका भी एक विभाग बना हुआ था, वो था दीवाने इंशा। और जो विदेश विभाग होता था उनका विभाग का क्या नाम होता था, दीवाने रिसालत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिलान करने में भी आ सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका बेटा आ जाता है खिज्र खां, जिसने जो है एक नगर की स्थापना की थी। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किस नगर की जगह, चित्तौड़ की जगह जो है किस नगर, मतलब इसने क्या नाम बदला था, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने सुबह का वीडियो देखा है तो। ठीक है, तो जो है इसका खिज्र खां जो बेटा है गद्दी पर बैठेगा। और जो इस चीज़ से जो मलिक कफूर है, जो इसको गुजरात अभियान से इसको खरीदा गया था नासरुद्दीन जो है मैं सेनापति के द्वारा 1000 दिनार में, तो ये बिल्कुल इस चीज़ से खफा हो गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि खिज्र खाना गद्दी पर बैठे। अब जो है बिल्कुल अब नज़दीक तक पहुंच चुके हैं भाई अलाउद्दीन खिलजी के। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी जो इसका बेटा होता है वो 7 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। और इसके बाद मलिक कफूर जो है इसको संरक्षण बना देता है। इसका अगला बेटा जो है शिहाबुद्दीन, ये गद्दी पर बैठ जाता है और इसको संरक्षण बना देता है। संरक्षक किसको बनाता है, मलिक कफूर को। ठीक है, और कब बनाता है भाई, 1316 में बनाता है, सिर्फ और सिर्फ 35 दिन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है इसका अगला बेटा आता है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मलिक काफूर 4 अंगरक्षक भेजता है इसे मारने के लिए। नेक्स्ट जो बेटा आता है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, 1316 से 20 तक का ये टाइम पीरियड है। मलिक काफूर इसको मारना चाहता है, वो 4 अंगरक्षकों को भेजता है इसे मारने के लिए मुबारक शाह को। लेकिन जो अंगरक्षक होते हैं वो मलिक काफूर को ही मार देते हैं और मुबारक शाह जो है उमर का संरक्षक बनता है। ठीक है, और थोड़े समय के लिए जो है इसे भी मार देते हैं भाई 65 दिन के लिए। ठीक है, तो 65 दिन के लिए बनता है। इसके बाद जो आता है वो आता है खुसरो शाह, वो आपका आता है 1320 में। अगर हम मुबारक शाह खिलजी की बात करें, जो उपाधियां हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, इसकी उपाधि की अगर बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मैं ही खलीफा हूँ, ये चीज़ बोलता था, खलीफा का अवतार बोलता था। खलीफत उल लह, ये याद कर लेना, खलीफत उल लह। अल वसिक विल्लाह, अल वसिक विल्लाह जो है इसकी उपाधि थी। अल्लई नाम या गुल्ले ईमान जो है मुबारक शाह खिलजी की उपाधि थी। इसने कार्य क्या किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने जो देवगिरी थी ना, देवगिरी का अभियान जो मैंने आपको सुबह पढ़ाया है दक्षिण में, इसने देवगिरी को मुस्लिम साम्राज्य में मिला दिया था इसने, मुबारक शाह ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। शासक आपको याद होगा ना, लास्ट का कौन सा था, रामचंद्र की जगह कौन आ गया था, हरपाल आ गया था। ठीक है, उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया कुतवाबाद, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य में मिला दिया तो अब नाम भी मुस्लिम होगा, कुतवाबाद या खुतवाबाद कर दिया था। वहां पर एक सूबेदार था, इसका नाम था यकलकी खां। क्या नाम है, यकलखी खां है। ये एक आपका पहला मुस्लिम प्रांतपति है और सूबेदार भी है। आप कहते हो कि लक से वो क्या बन गया भाई, मुस्लिम प्रांतपति बन गया था, यकलकी खां। ठीक है, और इसके बाद जो है वरादू था, इनके दरबार में भी था। ये हिंदू से जो है मुसलमान बन गया था। और बर्नी ने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है वरादू के लिए, वो यूज़ किया है अधम, इसके लिए वर्ड यूज़ किया है, जिसमें क्या था, ये गुजराती माँ से जो है उत्पन्न हुआ था हिंदू बन गया मुसलमान। ठीक है, एक तो हसन और हसामुद्री, इसके 2 नाम है भाई, हिंदू से बन गया ये मुसलमान। बर्नी ने इसके लिए एक स्टेटमेंट दी है, वो चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। ये स्त्रियों के वस्त्र में दरबार में आता था और कभी कभी नंगा भी आ जाता, नग्न भी आ जाता था।
हसन जो था काफ़ी उच्च पदे पर चला गया था और हसक ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। वही मुबारक शाह जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, तो हसन ने इसकी हत्या कर दी। खुसरो शाह या हसन कह लो, ये कौन था भाई? ये था गुजराती माँ से उत्पन्न हुआ था, हिंदू से मुसलमान बन गया था। गद्दी पर बैठता तो बहुत ज़्यादा इसने धन को बांटा था और इसने क्या कर दिया था भाई, जो सल्तनत का खजाना बिल्कुल बिल्कुल ही इसने खाली कर दिया था। किसने? हसन ने। 1320 की यहाँ पर बात बता रही हूँ। और जो इसकी उपाधि है वो है, ये पैगंबर का सेनापति था। और फिर आया भाई गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक वंश की स्थापना होने वाली है और खिलजी वंश समाप्त होने वाला है। आ गया भाई गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्या किया था? इसने 29 बार, वेरी इंपॉर्टेंट, इसने गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को हराया था। और ये उत्तर पश्चिम में क्या था? ये उत्तर पश्चिम का सूबेदार था। और ये गाजी मलिक आता है और एक नारा लगाता है कि इस्लाम क्या है भाई, खतरे में है। और ये चीज़ बोली गई थी खुसरो शाह के लिए, खुसरो शाह के लिए या हसन के लिए चीज़ बोली गई थी। और इसमें निजामुद्दीन औलिया को सबसे ज़्यादा धन यहाँ पर दिया गया था। और यहाँ पर क्या किया, जो गाजी मलिक है या गयासुद्दीन तुगलक है, इसने क्या कर दी? इसने कर दी खुसरो शाह की हत्या और नए वंश की स्थापना की जो करी, तो वो क्या बन गया? तुगलक वंश, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह आपका जो है खिलजी वंश अब समाप्त हो गया है। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, प्लीज़ आप सभी आप लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सब कुछ करवा रही हूँ। मेरे एफर्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो दोनों वीडियोस को बहुत आराम से देखना। अगर आपने अब देख लिया है, फिर मैं कहूँगी कि स्पीड को एक बार फिर से इंक्रीज कर लो। ठीक है, और अपनी दोबारा वीडियो को, दोनों अलाउद्दीन खिलजी की बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दोबारा से देखो, अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का मन नहीं है तो अपनी बुक साथ में रखो और इंपॉर्टेंट फैक्ट को साथ साथ लिखते जाओ। तो यही पढ़ने का तरीका है भाई। आपके जो एमए के विद्यार्थी है तो उनका तो बिल्कुल ही नज़दीक पेपर है, तो अब आप ऐसे तैयारी कर सकते हो। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।